आप सभी का स्टडी सक्सेस की 95 चैनल पर स्वागत है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए साइंस का 2019 के तीसरे सेट का दूसरा पार्ट, जिसमें हम आपको केमिस्ट्री फुल एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। ऑप्शन है 7 से कम, 7, 7 से अधिक और 0। तो देखिए पीएच स्केल में यदि मान 7 से अधिक है तो वह विलयन हमारा क्षारीय होगा, और यदि 7 से कम है तो अम्लीय होगा। यदि विलयन का मान 7 है तब यहाँ पर वह विलयन हमारा उदासीन होगा। तो यहाँ पर अम्ल यानी कि जो 7 से कम होगा तो अम्लीय, और यदि 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और जो 7 यानी कि जो उदासीन होगा तो उसका मान 7 होता है। तो यहाँ पर अम्लीय लिखा हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी 7 से कम, क्योंकि अम्लीय विलयन का मान होता है यानी कि पीएच स्केल में 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है। ऑप्शन 2, ऑप्शन दूसरा है 1, और ऑप्शन तीसरा है 3, और ऑप्शन चौथा है 0। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सबसे पहले हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे यहाँ पर कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उसमें कितनी होती है। तो देखिए जो यहाँ पर यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4, H2SO4, तो इसलिए यानी कि इसको हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन में यानी कि 2 लगा हुआ है इसके सापेक्ष में, तो इसलिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो जाएगी 2, इसलिए खा का पहला आंसर हो जाएगा हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम है नंबर 1 क्षार धातु, दूसरा अधातु, तीसरा है रेडियो एक्टिव तत्व और चौथा है गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा रेडियो एक्टिव तत्व, क्योंकि यूरेनियम है एक रेडियो एक्टिव तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। पहला प्रोपेन टू ऑल, और दूसरा है हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोपेन टू ऑल बनाते हैं, यानी कि प्रोपेन टू ऑल यानी कि नंबर यहाँ पर दिया गया है 2, तो यानी कि जो प्रोपेन लिखा हुआ है और साथ में इसका अनुलग्न ऑल है। अनुलग्न ऑल का मतलब है ऑल यानी ऑल लगा हुआ है, इसलिए अनुलग्न इसमें OH लगाना होगा, और नंबरिंग चाहे यहाँ से काउंट करें तब यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारा ऑल होना चाहिए, यानी कि चाहे यहाँ से काउंट करें यानी 1, 2, तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर OH रखा हुआ है। यहाँ से भी काउंट करेंगे 1, 2, तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर हमारा OH रखा हुआ है। और यहाँ पर प्रोपेन लिखा है, तो प्रोपेन यानी कि यदि एक कार्बन होता है तब यहाँ पर उस संरचना को मेथ बोलते हैं, और 2 कार्बन की संरचना को एथ बोलते हैं, और 3 कार्बन की संरचना को हम प्रोप बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेथ, एथ, प्रोप यानी 3 कार्बन की संरचना बनी हुई है, और यहाँ प्रोपेन टू ऑल। तो अब देखिए इसको डिटेल से, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 कार्बन ले लेते हैं यहाँ पर, यानी कि 3 कार्बन की स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब यहाँ लिखा है प्रोपेन टू ऑल, यानी कि नंबर यहाँ पर दूसरा नंबर 2 लिखा हुआ है, तो ऑल को यानी कि 2 नंबर पर रखना होगा, चाहे यहाँ से काउंट करें 1, 2, चाहे यहाँ से भी काउंट करें तब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आना चाहिए। तो यहाँ पर यानी कि OH भी रख देंगे यहाँ पर OH, और इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना देंगे, क्योंकि प्रत्येक हाइड्रोजन यानी प्रत्येक कार्बन के 4 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर रख दिया जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सबको कर दिया हमने बराबर। यहाँ से भी काउंट करेंगे तब यहाँ पर 1, और ये हमारा दूसरे नंबर पर है। यहाँ से भी काउंट करेंगे तो 1, और यहाँ पर ये 2, यानी कि दूसरे नंबर पर OH रखा हुआ है, और शेष जगह पर यहाँ पर हाइड्रोजन रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और इसका सूत्र बन जाएगा यहाँ से CH3 और CHOH और CH3। तो प्रोपेन टू ऑल इस प्रकार से हमारा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोपेन और 2 लिखा हुआ तो इसलिए मेथ, एथ, यहाँ से प्रोप, तो यहाँ से बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि अनुलग्न लगा होता है, ये अनुलग्न यहाँ पर अनुलग्न ऑल लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑल के लिए OH लगाना होगा, और साथ में यहाँ पर जो भी काउंटिंग लिखा हुआ होता है तो उस काउंटिंग को भी इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो आई होप आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो अब यहाँ पर जो अनुलग्न है हमारा ओइक अम्ल, यानी ओइक अम्ल को हम एसिड भी बोलते हैं, यानी कि अम्ल यानी एसिड यानी तेजाब, तो ओइक एसिड, और यहाँ पर अनुलग्न ओइक एसिड है, तो ओइक एसिड के लिए अनुलग्न लगा है, इसलिए यहाँ पर COOH करेंगे, यानी कि जो हमारा एक एसिड है यानी कि अम्ल। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल यानी कि प्रोप लिखा हुआ है, इसलिए 3 कार्बन की स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर हम 3 कार्बन ले लेते हैं, यानी कि मेथ, एथ और प्रोप, इस प्रकार से।
अब यहाँ पर प्रोपेनोइक लगा है तो इसलिए इसका अनुलग्न हो जाएगा, यानी कि अनुलग्न COOH, क्योंकि ओइक एसिड। और यहाँ पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो हाइड्रोक्सी यानी कि OH। प्रत्येक कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, यहाँ भी H, और इस प्रकार से पूरी स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि CH3 CHOH और COOH। तो इस प्रकार से बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी का मतलब यहाँ पर नंबरिंग देना होगा 2, तो यहाँ से भी काउंट करेंगे तब भी यहाँ पर दूसरे नंबर पर, यानी 1 2, तो यहाँ भी हमारा दूसरे नंबर पर रखा है। यहाँ से भी काउंट करेंगे 1 2, तब भी यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारा OH रखा हुआ है। तो आई होप आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलामिन से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखिए, तो कैलामिन का जो सूत्र होता है यानी ZnCO3, इसको हम जिंक कार्बोनेट भी कहते हैं। और जब इसको यानी गर्म किया जाता है तब हमें जिंक ऑक्साइड का सॉलिड अप्रूप प्राप्त होता है, और साथ में CO2 यानी गैस भी प्राप्त होती है, CO2 गैस। अब पुनः हम जब जिंक ऑक्साइड यानी जो सॉलिड होती है, तो जिंक ऑक्साइड को पुनः कार्बन के साथ यानी गर्म करते हैं, यानी उसको जलाते हैं, तब यहाँ पर हमें सॉलिड जिंक प्राप्त हो जाती है, सॉलिड जिंक धातु प्राप्त हो जाती है, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्राप्त हो जाती है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया था कि कैलामिन से जिंक का निष्कर्षण। तो कैलामिन का जो सूत्र होता है, कैलामिन का जिंक यानी ZnCO3, और जब इसको हम गर्म करेंगे यानी इसको जब जलाया जाएगा तब यहाँ पर इसका ये जो सॉलिड होता है, तो सॉलिड अप्रूप को यानी कि ये हमारा अभिकारक है, और जब अभिकारक को जब गर्म करेंगे तो अभिकारक से हमें उत्पाद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा जिंक ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड का सॉलिड अप्रूप प्राप्त होगा, और साथ में यहाँ पर CO2, और इस प्रकार से ये इसका यानी CO2 हमारी गैस होती है, तो गैस प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी बैलेंसी देख लेते हैं। जिंक 1 है तो जिंक 1 कर दिया, ऑक्सीजन 1 और 2 तो 2 और 1 3, तो यहाँ भी 3 है, कार्बन 1 है तो कार्बन 1, इस प्रकार से बैलेंसी भी बराबर है। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर ये जो जिंक ऑक्साइड सॉलिड है, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का जो सॉलिड अप्रूप प्राप्त हुआ है, तो अब इसको हम कार्बन के साथ जलाते हैं, तब इसको हमें यानी जब कार्बन के साथ इसको जो है जलाया जाता है, तब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और प्लस साथ में यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो जिंक यहाँ पर जो जिंक यानी जिंक हमें शुद्ध जिंक धातु प्राप्त हो जाती है, जो कि सॉलिड होती है। तो इस प्रकार से यानी जिंक का निष्कर्षण हो जाता है कैलामिन के थ्रू। तो आई होप आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, लिथियम तथा मैग्नीशियम की उदाहरण द्वारा विकर्ण संबंध को समझाइए। इसका उत्तर सेट 2 बीघे के उत्तर 7 में देखें, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम प्रथम विधि लिखते हैं, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की क्रिया हम जल से करा देते हैं H2O से, और साथ में CO2 और साथ में NH3 से भी क्रिया करा देते हैं। तब यहाँ पर हमें प्राप्त होता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, और साथ में NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। और साथ में इसके 2 अन्य नाम और भी होते हैं, इसको बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। तो अब इसकी यानी कि प्रथम विधि आपको समझ में आई होगी। अब इसी प्रकार से दूसरी विधि देखिए, यानी कि अब यहाँ पर Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब क्रिया कराया जाता है, तब यहाँ पर बेकिंग सोडा के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। तो अब समझिए इसको स्ट्रक्चर के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर NaCl ले लेते हैं, तो NaCl की क्रिया हम जल और CO2 और NH3 से करा देते हैं, तब हमें यहाँ पर प्राप्त होता है यानी कि NH4Cl जैसे हम अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो अब इसकी बैलेंसिंग करने के लिए देख लीजिए, सोडियम तत्व का 1 परमाणु, और यहाँ पर क्लोरीन 1 है, क्लोरीन का 1 परमाणु है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे 2 और 3, तो 3 2 5, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 और 1 5, तो बैलेंसी यहाँ पर बराबर हाइड्रोजन की। अब यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, तो 2 और 1 3, तो यहाँ भी ऑक्सीजन हमारे 3 है। कार्बन काउंट कर लेते हैं, कार्बन है 1, तो यहाँ भी हमारा कार्बन 1 है। तो इस प्रकार से बैलेंसी बराबर। तो यह रही हमारी प्रथम विधि यानी बेकिंग सोडा बनाने की। अब दूसरी विधि, तो दूसरी विधि में यहाँ पर यानी Na2CO3 जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और इसको धावन सोडा भी कहते हैं, यदि इसमें 10H2O हो
यानी कि पानी की यदि 10 अणु हो तब यह धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा बन जाएगा। तो अब लेकिन यहाँ पर Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट को जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया कराते हैं तब यहाँ पर हमें यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। तो अब इसकी बैलेंसिंग करने के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम यानी कि सोडियम के दो परमाणु हैं, तो यहाँ भी सोडियम 2 परमाणु है और हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु है, तो 2 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो जाएंगे। और इस प्रकार से अब यहाँ पर कार्बन देख लेते हैं, तो कार्बन 1 है तो यहाँ भी कार्बन 1 है और ऑक्सीजन काउंट करते हैं, ऑक्सीजन 2 और 1 3 3 3 6, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3 और 3 का गुणा 2 से होगा तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ रिएक्शन यानी संतुलित है। तो इस प्रकार से यह दूसरी विधि थी हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट को ज्ञात करने की, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ज्ञात करने की यह दूसरी विधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का पहला, क्रियात्मक समूह को समझाइए। तो देखिए क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह अथवा यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं तथा जो यौगिक के निर्धारित गुण को बताते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर के एक अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो देखिए कॉपर के अयस्क, यहाँ पर कॉपर यानी एक हमारा कॉपर ग्लांस है और एक कॉपर पायराइट, ये दोनों ही हमारे कॉपर के अयस्क हैं। तो कॉपर ग्लांस का जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र इसका Cu2S यानी क्यूप्रस सल्फाइड, और दूसरा कॉपर पायराइट का सूत्र जो होता है रासायनिक सूत्र CuFeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 सजातीय श्रेणी, दूसरा है कार्बन की चतुसंयोजकता और तीसरा है साबुनीकरण। तो नंबर 1 सजातीय श्रेणी, तो देखिए इसका आंसर आपको, इसका उत्तर आपको सेट 2 BK के उत्तर 8 में मिल जाएगा और यह वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसको हमने फुल एक्सप्लेन के साथ कवर कराया है। अब समझते हैं हम कार्बन की चतुसंयोजकता। तो यह कार्बन यौगिकों का विशेष गुण होता है जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी शाखित यानी जो श्रृंखला होती है तो सीधी श्रृंखलित या चक्रीय श्रृंखलाएं बना लेते हैं और इसके कारण कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ एकल या द्वि या त्रिक सहसंयोजक आबंध बना लेते हैं, तो इसे हम कार्बन की चतुसंयोजकता कहते हैं। साबुनीकरण, तो इसका आंसर भी हमने सेट 2 BK के उत्तर 8 में करा दिया है, तो इसका आंसर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और इसको भी हमने फुल एक्सप्लेन के साथ कवर कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जितने भी दिए गए हैं 1 2 3 4 ये इन सभी की हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो दिया मेथेन का दहन कराया जाता है तब क्या होता है, और एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल से अपक्रिया कराया जाता है तब की रासायनिक समीकरण लिखना है, और एथेनोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करता है, और इसी प्रकार से एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म किया जाता है तब क्या प्राप्त होता है। तो इन चारों की हमें रासायनिक समीकरण देना है। तो देखिए कि जैसे कि पहले लिखा था यहाँ पर, यानी कि जब यहाँ पर मेथेन की हमें क्रिया कराना है, मेथेन का यानी दहन कराया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो यानी पहला क्वेश्चन था हमारा मेथेन का दहन कराया जाता है। तो यानी मेथेन का जो सूत्र होता है CH4, क्योंकि यहाँ पर जो मेथेन यानी कि एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, तो क्योंकि हम एक कार्बन को मेथ बोलते हैं इसलिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, और प्रत्येक कार्बन यानी कि प्रत्येक कार्बन के बाहरी कक्षे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको 4 हाइड्रोजन की यानी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH4। तो यहाँ पर मीथेन का जो स्ट्रक्चर बन जाएगा CH4। अब CH4 को जब यहाँ पर दहन कराया जाता है, दहन यानी जब उसको जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया जाएगा, तब यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में यहाँ प्लस वाटर यानी, और यहाँ पर H2O, तो और H2O के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी वैलेंसी भी बराबर हो जाती है, क्योंकि कार्बन 1 है और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर 2 और 2 4, ऑक्सीजन भी 4 है, 2 का 2 2 दूनी 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे 4, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 दूनी 4, तो इस प्रकार से वैलेंसी भी हमारी बराबर है। और नेक्स्ट अब क्रिया है यहाँ एथिल अल्कोहल को एथिल एसीटेट से जब क्रिया कराया जाता है तब क्या प्राप्त होता है। तो जब हम एथिल अल्कोहल की जब यहाँ एथिल एसीटेट से जब क्रिया कराएंगे तब हमें प्राप्त होता है CH3C डबल यानी कि C और डबल बॉन्ड O और O C2H5 और प्लस H2O, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 और ये हमारा बन जाएगा COO और यहाँ C2H5 इस प्रकार से, और साथ में यहाँ पर H2O प्राप्त हो जाता है।
अब यहाँ पर जो नेक्स्ट अपक्रिया है, अब यहाँ पर इसी प्रकार से यानी एथिल एसीटेट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तब हमें प्राप्त होता है CH3COO। और यहाँ पर क्योंकि सोडियम हमारा हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है तो इसलिए यहाँ पर H विस्थापित हो जाएगा और यहाँ से H हट जाएगा और Na यहाँ पर CO से COO से क्रिया करा के बन जाएगा CH3COO Na और प्लस H2O यानी कि सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये हमारा जैसे कि ये एथिल एथॉक्साइड था। अब इसी प्रकार से अब यहाँ पर नेक्स्ट अपक्रिया है, इसी प्रकार से अब हमें कराना है यहाँ पर यानी कि एथिल अल्कोहल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म कराया जाता है तब क्या प्राप्त होता है, तो तब हमें प्राप्त होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O यानी कि C2H4 और प्लस H2O। तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ पर यानी डबल बॉन्ड के लिए तो इसलिए इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा यानी मेथ और एथ। और इसका अनुलग्न यहाँ पर जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसलिए डबल बॉन्ड का अनुलग्न जो होता है यानी यह एल्कीन समूह का तत्व है और एल्कीन समूह के तत्व को यानी कि यहाँ पर हमारा अनुलग्न एन लग जाएगा यानी एथिलीन मेथ एथ, क्योंकि एक कार्बन होता तो मेथ और दो कार्बन है तो इसलिए एथ और एथिलीन, तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा एथिलीन। तो हमें यहाँ पर जब हम यहाँ पर यानी एथिल अल्कोहल को यहाँ पर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जब गर्म करते हैं तब हमें एथिलीन प्राप्त होता है और साथ में जल भी प्राप्त होता है। अब इन अपक्रियाओं को क्रमशः एक्सप्लेन के साथ समझिए। जैसे कि लिखा है मेथेन का दहन कराया जाता है, तो यहाँ पर मेथेन का जो सूत्र होता है हमारा CH4 और CH4 जब मेथेन को दहन कराया जाता है तो जब दहन कराएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराना होता है तब हमें यहाँ पर प्राप्त होता है यानी कि यहाँ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में यहाँ पर हमें जल भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से CO2 और H2O इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी यहाँ पर बैलेंसी बराबर करने के लिए तो यहाँ पर बैलेंसी बराबर करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारे 2 और 1 3 और यहाँ ऑक्सीजन है 2। तो यहाँ पर यदि हम 2 का गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे और यहाँ भी 2 का गुणा करा देंगे तो इस प्रकार से 2 और 2 4 तो ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, हाइड्रोजन है 4 और यहाँ हाइड्रोजन 2 का 2 2 दूनी 4 तो हाइड्रोजन भी हमारे बराबर है, 1 कार्बन है। तो इस प्रकार से यह समीकरण हमारा संतुलित हो चुका है। अब देखिए इसी प्रकार से जो दूसरी दिया है कि यानी कि एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल से अपक्रिया कराया जाता है। तो एथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है यानी C2H5OH और C2H5OH को जब हम एथिल एसीटेट यानी CH3 और COOH से जब अपक्रिया कराते हैं तो तब हमें प्राप्त होता है यहाँ पर यानी कि यहाँ पर ये जो CH3COO लिखा है तो यहाँ H विस्थापित होकर के यहाँ C2H5 इससे रिएक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा CH3COO तो यहाँ COO और यहाँ पर C2H5 हमारा CH3COO से रिएक्ट होकर के बन जाएगा CH3COO और यहाँ पर C2H5। तो अब और साथ में यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है तो ये बन जाएगा H2 यानी हाइड्रोजन H2 बन गया और साथ में यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा हुआ है तो यह ऑक्सीजन यहाँ रख लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जल भी प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा एथिल एसीटेट हो जाएगा, इसका नाम होता है यानी इसको हम एथिल एसीटेट भी कहते हैं, इसको ये एथिल एसीटेट है और ये हमारा जल है। तो ये हमारा यानी कि ये हमारा एसीटेट था यानी कि इसको हम एसीटिक अम्ल भी बोलते हैं, एसीटिक अम्ल या एसीटिक एसिड। तो एसिटिक अम्ल को हम यहाँ पर तेजाब भी कह सकते हैं इसको यानी कि एसिड भी कह सकते हैं इसको, अम्ल यानी एसिड। तो यहाँ पर ये हमारा एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। तो आई होप आपको यह अपक्रिया समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए तीसरी अपक्रिया है यानी कि एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराया जाता है तब क्या प्राप्त होता है। तो एथेनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है एथेनोइक अम्ल यानी CH3 और यहाँ पर एथेनोइक अम्ल दिया तो CH3COO और इस प्रकार से H हो जाएगा। CH3COOH को ये हमारा एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं इसको। तो CH3COOH की क्रिया हमें कराना है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी NaOH। तो जब NaOH से जब क्रिया कराया जाता है तो तब हमें प्राप्त होता है CH3COO। तो CH3COO और यहाँ पर H से अधिक क्रियाशील होता है ये सोडियम, तो इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्ट हो जाएगा इससे और यहाँ बन जाएगा CH3COO और Na इसकी जगह बैठ जाएगा जाकर के इससे रिएक्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3COO Na। और यहाँ पर Na तो हो चुका हमारा इससे रिएक्ट और बचा यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन 1 और 1 2 तो प्लस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो H2 और एक साथ में ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं इसको, सोडियम एथॉक्साइड। तो इसको हम सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं, एथॉक्साइड। ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर ये जल, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पर कह सकते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पर
OH लिखा हुआ है, तो जहां भी OH लिखा होता है तो हम उसको हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। और ये हमारा यानी कि यहाँ पर ये है, यहाँ यह हमारा एथेनोइक अम्ल है, तो एथेनोइक अम्ल। और इसकी बैलेंसी बराबर कर लेते हैं। देखिए सोडियम 1 है तो 1 सोडियम हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, 1 ऑक्सीजन और 1 2 और 1 3, तो यहाँ भी 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है 1 1 2 2 हाइड्रोजन है। कार्बन हमारा 1 है, यहाँ 1 1 2 कार्बन है, 1 1 2। तो इस प्रकार से सबकी बैलेंसी बराबर हो चुकी है। तो आई होप आपको यह क्रिया भी समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट अब क्रिया है कि जब एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो जब एथेनॉल को, तो एथेनॉल का जो सूत्र होता है हमारा, एथेनॉल का जो सूत्र होता है C2H5OH, और इसको हम जब यहाँ पर गर्म करते हैं यानी कि H2SO4 के साथ में जब गर्म करते हैं, तो यहाँ पर ये सांद्र का काम करता है, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको जब गर्म किया जाता है तो देखिए इसको, यानी C2H5OH को जब हम यहाँ पर यानी गर्म करते हैं सांद्र H2SO4 के साथ में, जब इसको गर्म करते हैं तब यहाँ पर हमें प्राप्त होता है यहाँ पर यानी कि CH2 और डबल बॉन्ड CH2 और साथ में H2O प्राप्त हो जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर ये बन जाएगा स्ट्रक्चर हमारा C2H4 और प्लस साथ में H2O। तो यहाँ 2 कार्बन से C2, और इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, 2 ये तो 2 2 4, तो यानी C2H4। और इसको हम नामकरण करेंगे, IUPAC नामकरण करेंगे तो मेथ एथ, 2 कार्बन है तो इसको कहेंगे एथ। और यहाँ पर अनुलग्न यानी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसलिए डबल बॉन्ड का अनुलग्न जो होता है एल्कीन समूह का तत्व है, तो एल्कीन समूह के तत्व का जो यानी अनुलग्न होता है ईन होता है, तो ईन लगा है, ईन लगाना होगा हमें, तो एथिलीन बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन। और यहाँ पर ये हमारा साथ में ये जल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।